हाँ यार, अब स्नेहा और विशेष ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत है तो एक बार डिस्कस कर लेना। और मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आपका जो सेकंड बुक है यानी कि चैप्टर नंबर 7 हमारा वो इंटीग्रेशन से ही स्टार्टिंग होती है ना। तो जैसे सिंबल होता है डिफरेंशियल, हम डी अपॉन डी एक्स मतलब हम समझ जाते हैं कि हम इसका डिफरेंशियल करने वाले हैं ना। तो डी अपॉन डी एक्स किसको इंडिकेट करता है? आपके डिफरेंशियल को इंडिकेट करता है। ऐसे ही अगर जब हम इंटीग्रेशन की बात आते हैं तो अगर ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या करवा रहा है हमसे, इस जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेट करवा रहा है। यानी कि ये सिंबल हमारे इंटीग्रेशन को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। और इंटीग्रेशन जैसे हमने कहा कि डिफरेंशियल का जो सपोजिटिव होता है, तो मैं एक एक करके एक आपको डिस्कस करता हूँ, है ना। पहले एक बेसिक डिस्कस करता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। भाई बताएंगे ना, साइन एक्स का डिफरेंशियल आप जानते हो, सबसे पहले पढ़ा हुआ है। क्या आंसर आता है इसका साइन एक्स का डिफरेंशियल? cos x। है ना, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया आपका? cos x, है ना। देखिए, इंटीग्रल में जब ये फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो इंटीग्रल में कैसे आएगा ये फॉर्मूला कि इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू डी एक्स। डी एक्स रिप्रेजेंट करता है कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ये सिंबल किसका है? इंटीग्रेशन का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जब cos x होता है, तो cos x का जो इंटीग्रल है वो भी क्या बन जाएगा आपका? साइन एक्स बन जाएगा, है ना। तो एक जैसे मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया इंटीग्रल का, तो इंटीग्रल ऑफ cos x का आंसर होता है हमारा sin x प्लस सी भी लगाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे कि सी क्यों लगाते हैं ना। अब मैं सेकंड फॉर्मूले पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। आप इनसे बता सकते हैं, किसी को पता है इस फॉर्मूले का क्या आंसर आता है इसका, x की पावर n का इंटीग्रल? सर x रेस्ट बाय n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। n प्लस वन अपॉन में n n प्लस प्लस वन। वन और प्लस का सी लगाते हैं। सी को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। अब बात सर आ c रही है, कांस्टेंट होता है तो वो जीरो ही हो जाता है। ये डिफरेंशियल पे जीरो हो जाता है, इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको भी अभी और डिस्कस कर लेंगे एक बार। अब बात आ रही है कि इसका ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ, मतलब क्या क्या रीजन है कि इसका ये फॉर्मूला ये बना। देखिए, अगर आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ करेंगे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, चलिए अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल करेंगे तो जो एन प्लस वन है वो तो डिनोमीटर में कांस्टेंट है, साइड में रहेगा। इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो एन प्लस वन हो जाएगा, और एक्स की पावर क्या हो गया? एन प्लस वन। पावर एक कम हो जाती है, ये खत्म हो गया वन और वन। एन प्लस वन से एन प्लस वन खत्म हो गया, क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल है वो एक्स की पावर एन आता है। तो डेफिनेटली बात है कि इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे हम? ये वाला फॉर्मूला बना देंगे, है ना। तो ये जो भी इंटीग्रल के फॉर्मूले बनाए गए हैं, सारे डिफरेंशियल को अपोजिट करके ही बनाए गए हैं। अब जैसे एक फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं ना, तो cos x का इंटीग्रल कितना है? sin x। अब आप थोड़ा जज कर सकते हो कि sin x का इंटीग्रल क्या बनेगा? माइनस cos x। हाँ, इसका आंसर माइनस cos x प्लस सर सी, अगर डिफरेंशिएशन का नेगेटिव हो जाता है। है ना। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि अगर मैं माइनस cos x का डिफरेंशियल करूंगा डी अपॉन डी एक्स, तो माइनस तो साइड में रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का sin x, माइनस माइनस कट के क्या हो गया? प्लस। तो यानी कि जब मैंने माइनस cos x का डिफरेंशियल किया तब आंसर sin x आया। यही कारण है कि sin x के जो इंटीग्रल है वो माइनस cos x बन जाता है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल sin x होता है, cos x का डिफरेंशियल तो माइनस sin x होता है। तो माइनस cos x का डिफरेंशियल क्या होगा? sin x। यही कारण है कि sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है। सी को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले ही बात थोड़ा समझ में आ रहा है विशेष आपको कि कैसे फॉर्मूले बने गए हैं सारे? हाँ जी सर। चलिए, अब बात आ रही है, देखिए सी की, है ना। सी क्यों सर लगा? प्लस सी क्यों किया है? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब मैं सी के लॉजिक पे आ रहा हूँ, है ना। और मैं फैन को थोड़ा और धीमा कर देता हूँ, थोड़े पेपर उड़ रहे हैं। एक सेकंड वेट करना है। हाँ, जैसे मैं अब खुद ही कह रहा था कि मैं सी को डिस्कस करूंगा कि सी क्यों लगाते हैं ना, क्या रीजन है सी लगाने के पीछे। आप इस बात का जवाब आपको इस लाइन से मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टू किया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टेन किया। फिर मैंने क्या किया? डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस हंड्रेड कर दिया। हाँ, जरा थोड़ा फास्ट स्पीड में आप आंसर दे सकते हो खुद ही कि इसका आंसर क्या लिखने वाला हूँ।
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशियल है यहाँ पर, है ना, तो क्या आंसर होगा Minus इसका, cos x. cos x। यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, cos x, 2 का क्या हो गया 0, यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा cos x, और यहाँ पर भी आंसर आएगा cos x, है ना। अब इन मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, चारों क्वेश्चन डिफरेंट थे, मगर चारों का आंसर सेम आ गया, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होना है। अब कांस्टेंट में चाहे 2 सही, चाहे 10 सही, या 100 सही, या 1 लाख सही, या 2 लाख सही, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, उसका आंसर आपका +0 करना ही था, यानी कि +0 का मतलब आंसर cos x ही आना था। इसलिए यहाँ पहले ये बात समझ आ रही है आपको लॉजिकली। अब बात आ रही है कि ऐसा उल्टा कर दिया, मैं देखो इसको छुपा लिया, जरा सोचना, अब मैंने इसको हाइड कर लिया। अब हाइड करते समय ये आप याद थोड़ी रखोगे कि 2 था ऊपर या नीचे 2 था, या ऊपर 10 था या नीचे 10 था, या 100 था या 200 था। अब जब हमसे cos x का इंटीग्रल करवाएंगे ना, तो cos x का जब हम इंटीग्रल करेंगे और हमें नहीं पता कि किसका डिफरेंशियल से ये cos x आया था, तो जब हम इंटीग्रल ऑफ cos x की बात करेंगे ना, तो आंसर क्या लिखेंगे, cos x का जब इंटीग्रल करेंगे तो sin x। अब हो सकता है कोई कांस्टेंट रहा हो जिसका डिफरेंशियल 0 हो गया हो, उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम +c लगा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट क्या डिफरेंशियल होकर 0 बन गया ये यहाँ नहीं पता होता हमें, सर यहाँ तो पता लेकिन है। आपने उस पेज में तो cos x का डिफरेंशियल c लिखा ही नहीं था। नहीं, वो तो मैं सब समझा रहा था, वो तो स्टार्टिंग करी थी ना, कि मैंने कहा कि फॉर्मूले पहले बताऊंगा मैं फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अब मैं फॉर्मूला पूरा लॉजिक से बताऊंगा कि +c क्यों लगाया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है ना। ओके सर। जानबूझ के नहीं लगाया था। फॉर्मूले का सेट देखेंगे, चाहे मेरा फॉर्मूले का सेट देख लो, या आप यहाँ पर बुक में दिखा देता हूँ, हर जगह सी लगाना है। वो तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, एकदम सी लगा दो ना तो फिर स्टूडेंट को तुरंत क्वेश्चन करते हैं कि सर सी क्यों लगा दिया। तो पहले मैं बताया कि फॉर्मूला बना कैसे, है ना, कि जब डिफरेंशियल साइन एक्स का cos x होता है तो cos x का इंटीग्रल sin x होता है। सी मैंने जानबूझ के नहीं लगाया था, और एक्चुअली सी लगेगा, और सी के पीछे लगने का रीजन ये है कि चाहे साइन के संग ऐड कुछ भी हो कांस्टेंट, आंसर हमेशा cos x ही आता है। अब ये मैंने हाइड कर लिया, तो आप कौन सा आंसर लिखोगे ना, आप आंसर अगर सपोज करो ये लिख दिया तो ये क्यों नहीं लिखा, है ना, ये लिख दिया तो फिर ये क्यों नहीं लिखा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट रहा होगा कोई जिसका डिफरेंशियल 0 हो गया होगा, उस ये रिप्रेजेंट करने के लिए कांस्टेंट को हम +c लगा देते हैं। पहले एक बार यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। आरव, कृतिका भी हैं, स्नेहा और विशेष, ये बात थोड़ा समझ में आ रही है मेरी कि ये सी क्यों लगाते हैं और फॉर्मूले कैसे बने होंगे इसका Yes, sir. है ना। चलिए, अब बेटर ये है कि फॉर्मूले का सेट तो मैं शेयर कर ही दूंगा, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मैं अब थोड़ा एक्सरसाइज से हाँ जी बोलिए जी। सर मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे ना एक दो डाउट थे। अच्छा अच्छा, तो बताओ क्या डाउट्स किससे हैं, एनसीईआरटी से या किससे हैं। हाँ एनसीईआरटी के ये सर कंटिन्यूटी के मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के। एक काम करो, चलो मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ पहले, क्योंकि फिर आपका पेपर है, तो मुझे एक बार सेकंड बुक है मेरे पास, बुक नहीं है ना, एनसीईआरटी से ही है ना। हाँ सर मैं एक बार 5.2 एक सेकंड रुको जरा, एक मिनट रुको, मैं फिर आपके डाउट क्लियर करता हूँ। बुक लानी पड़ेगी फर्स्ट, जरा बुक लेके आ। ओके। हाँ जी, पेज बताइए कौन सा पेज है आपका। 166। 166। हाँ जी, इसमें कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप। 6। क्वेश्चन नंबर 6। y इज इक्वल टू कितना है, cos x क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5, है ना। तो ये तो आप जानते होंगे कि इसके अंदर प्रोडक्टिव लगना है, दो चीजों का फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक को फर्स्ट और दूसरे को करवानी हमने सेकेंड, है ना। मैं यहाँ का इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। फर्स्ट यानी कि कितना हो गया, cos x क्यूब, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो ये एक तरीके से कितना है, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर है। तो जानते हो पहले पावर का डिफरेंशियल होगा, यानी कि 2 इंटू साइन एक्स 5 होगा, साइन एक्स 5 का क्या होगा फिर कॉस एक्स 5 होगा, और एक्स 5 का भी 5x4 होगा। कितने का ये क्लियर है आपको, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, हाँ सर। पहले पावर फिर साइन फिर एंगल, है ना, चेन रूल चलता है।
प्लस सेकेंड का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर x5 कॉस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का भी क्या होगा 3x²। बाकी तो रीअरेंज करके थोड़ा लिख ही लोगे, है ना, कोई मतलब डिफरेंशियल तो हो चुका है। 10x⁴ यहाँ पर कितना है cos एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर है cos x5, फिर यहाँ पर है sin x5 माइनस का 3x², यहाँ पर है sin x क्यूब, और इनटू में है sin स्क्वायर x⁵। थोड़ा आगे पीछे भी लिख दो तो कोई गलत आंसर नहीं माना जाता, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो। और ध्यान रखना प्रोडक्टिव लगना है, पहले पावर का फिर साइन का और फिर एंगल का। डिफरेंशियल हो चुका है, आंसर भी आ चुका है, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें अभी भी। ठीक है सर, आगे से चलिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे। सर अभी तो यही है, और बाकी मैं करती हूँ। ठीक है चलो, इंटीग्रल सीख रहे हो या नहीं। नहीं सर, कल की तो तैयारी कर लूँ पहले। चलो है ना, ये करो इंटीग्रल इनको डिस्कस करता हूँ, है ना। हाँ जी देखिए, बात आ रही थी हमारी, है ना, इंटीग्रल की, है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए होगे, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूँ, है ना। तो एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर है आपका 299, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए ये जो पहले 5 क्वेश्चन हैं बड़े यूनिक हैं, मतलब यूनिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं क्योंकि ये वाला मेथड इस पूरे इंटीग्रल में या इवन मिसलेनियस में भी दोबारा डिस्कस नहीं किया गया है ना। तो ये सिर्फ 5 क्वेश्चन ही हैं जो इस मेथड से करने हैं, और इस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आप में से किसको आइडिया है इस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में, कुछ डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, कुछ आइडिया है क्या। हाँ ये आरव और विशेष कुछ बता सकते हो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, आइडिया है या नहीं। नहीं। नहीं चलिए फिर तो उस हिसाब से समझाया जाएगा। देखिए इंटीग्रल हमें निकालना है यहाँ पर sin 2x और dx, है ना, निकालना तो हमें इंटीग्रल ही है, मगर यहाँ पर जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जब आता है तो हम इंटीग्रल का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। निकालेंगे इंटीग्रल ही बट इंटीग्रल के फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा दूसरा तरीका सोचना होता है कि किसका डिफरेंशियल करें कि sin 2x आए, है ना। किसका डिफरेंशियल करने पर sin 2x आ सकता है। यहाँ मैंने कुछ जगह छोड़ दिया आपके लिए खाली, इसको फिल कर सकते हो कि मैं किसका डिफरेंशियल करूँ कि sin 2x आए, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट वगैरह की, sin 2x आना चाहिए बस। तो सर इसमें माइनस cos 2x। माइनस कॉस्ट, मैं माइनस का भी चक्कर नहीं रख रहा, मतलब सीधी सी बात है कि cos 2x का डिफरेंशियल से sin 2x आएगा, है ना, मगर क्या आएगा, माइनस का sin 2x आएगा और 2x के संग 2 भी आएगा, है ना। cos 2x से ही sin 2x मिल सकता है, मगर इंटीग्रल में हमें क्या निकालना है, सिर्फ sin 2x निकालना है। यानी कि sin 2x के संग जो भी एक्स्ट्रा चीज है इसको इधर शिफ्ट कर दो, -1/2 d/dx ऑफ cos 2x, और यहाँ से कितना हो गया sin 2x। अब मैं लैंग्वेज लिखने वाला हूँ, इसमें मैं सोचता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इंटीग्रल sin 2x का चाहिए था, तो जो भी -2 है उसको इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर क्या करूँगा, इंटीग्रेट। मैंने कहा था कि मैं इंटीग्रेट तो करूंगा बट इंटीग्रल के फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहाँ से कितना हो गया -1/2, उसको कांस्टेंट को बाहर रख दिया, d/dx ऑफ यहाँ से कितना हो गया cos 2x, और इंटीग्रल में कितना हो गया यहाँ पर sin 2x, है ना। इंटीग्रल और डिफरेंशियल अपोजिट होते हैं तो जनरली काटते नहीं है, मगर इंटीग्रल और डिफरेंशियल अपोजिट होने की वजह से कट जाते हैं। इंटीग्रल हमें किसका चाहिए था, यहाँ पर sin 2x का। तो आंसर आ चुका है -1/2 cos 2x, और यही आंसर है, पीछे भी आप देखेंगे -1/2 cos 2x। मगर जब हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो सी नहीं लगाते, है ना। सी इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम इंटीग्रल का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम फॉर्मूला डिफरेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिफरेंशियल में कभी भी सी नहीं लगता है। इसलिए इसका जब हम इंटीग्रल निकालेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से तो हम सी नहीं लगाएंगे। ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, उस हिसाब से फिर आगे का डिस्कस किया जाएगा। हाँ जी आर और विशेष क्लियर है मेरी बात ये आपको। यस सर। चलिए है ना, आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा स्किप कर लेता हूँ क्योंकि बहुत आसान है। इंटीग्रल ऑफ जैसे e⁻2x और dx निकालना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा हुआ है, तो d/dx यहाँ कुछ जगह आपके लिए खाली छोड़ूंगा,
और यहाँ e की पावर 2x आ जाए, है ना। अब यहाँ फिल करेंगे कि मैं क्या फिल करने वाला हूँ कि किसका डिफरेंशियल करूँ कि e की पावर 2x आ जाए। सर e की पावर 2x। बिल्कुल सही है ना, e की पावर 2x, मगर 2 और साथ में आएगा। 2 को मैं डिवीजन में ले आया सर e की और पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 2x, यहाँ पर e की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, और यहीं पर ही आंसर आपके समझ में आ गया होगा। डिफरेंशियल और इंटीग्रल अपोजिट होने की वजह से कट गए, तो e की पावर 2x बाई 2, इसका इंटीग्रल ये है, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा ना तो आंसर e की पावर 2x ही आएगा। इसका डिफरेंशियल आप करके देख सकते हो ओरली। 2 को साइड में रखेंगे, e की पावर 2x e की पावर 2x इंटू 2, 2 से 2 खत्म हो गया और आंसर आ गया, है ना। बात क्लियर है मेरी है। अच्छा, और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। इंटीग्रल निकलवा रहे हैं हमसे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और डी एक्स। प्रॉपर फॉर्मेट ये होता है क्वेश्चन को लिखने का इंटीग्रल के केस में, है ना, कि इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। थोड़ी सी जगह मैं आपके लिए छोड़ के चल रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ा लॉजिकली सीखो कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए। कुछ कांस्टेंट वगैरह साइड में आ रहे हो तो उसकी हमें टेंशन नहीं होती, वो हम सब एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो बताएंगे जरा कि यहाँ पे क्या फिल करने वाला हूँ कि जिससे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। हाँ जी, गैस करेंगे जरा जल्दी से। नहीं कर पा रहे तो बताओ। देखिए यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, है ना, तभी तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो डिफरेंशियल क्या बनेगा, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए एक्स प्लस बी का ए और साथ में आ जाएगा। मुझे सिर्फ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए था, तो 3a जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ हो गया 1/3a डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ से क्या हो गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ से बन गया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लिखेंगे और ये इंटीग्रल का निशान लगा देंगे। इंटीग्रल और डिफरेंशियल अपोजिट होने की वजह से खत्म हो गया। अगर आप यहाँ से देखेंगे कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर की जब इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ तो आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a। इसका डिफरेंशियल करोगे तो आपको यही आंसर दिखाई देगा। चाहो तो ओरली करके चेक कर सकते हो, अपने रेसिपी पे चेक कर सकते हो कि इसका डिफरेंशियल करके यही आंसर आने वाला है। हाँ, ये बात क्लियर है मेरी आपको। यस सर। हाँ जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। तो देखिए 5 भी भैया लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का। इंटीग्रल निकालना है हमें साइन 2x, और देखो आप ये जानते हो कि प्लस माइनस में डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों को ही अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर रख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरह से फॉर्मेट में लिख दिया है कि अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन का टारगेट हमारा ये है, मगर हमें इंटीग्रल के फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये कंडीशन केवल क्वेश्चन नंबर 5 तक लगी हुई है, 6 से ये कंडीशन खत्म हो रही है, यानी कि 6 से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रल के फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आ गया डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशियल करूं कि साइन 2x आ जाए, तो सीधी सर सी cos बात है 2x। cos 2x। मगर cos 2x का क्या आएगा, माइनस साइन 2x भी आएगा और 2x का 2 भी आएगा। मगर मुझे सिर्फ साइन 2x चाहिए, तो -1/2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ से cos 2x, यहाँ पर कितना हो गया साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी कि जब इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड करूंगा साइन 2x तो आंसर आ जाएगा -1/2 cos 2x। मैं पार्ट में निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहले पार्ट का जो आंसर है वो ये आ चुका है, यानी कि इसको फर्स्ट पार्ट डाल दूंगा ऐसे, है ना। अब मैं इस पार्ट का इंटीग्रल निकालूंगा और इसको भी यहाँ पुट कर दूंगा, है ना। इसके लिए मेरे को इंटीग्रल ऑफ पी की पावर 3x चाहिए, तो सर e की पावर डेफिनेटली है 3x ही हो डी गया। अपॉन डी एक्स और पी की पावर 3x। उसका डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर 3x इंटू 3। मुझे सिर्फ e की पावर 3x चाहिए, तो इसको 3 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, 1/3, यहाँ से क्या हो गया डी अपॉन डी एक्स और पी की पावर 3x, और यहाँ से e की पावर 3x, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल डिफरेंशियल खत्म हो गए, e की पावर 3x/3 इसका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है हमारे पास e की पावर 3x/3, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। यानी कि फाइनली, यानी फाइनली जो आंसर लिखा जाएगा
पहले पार्ट का आंसर है -1/2 इंटू cos 2x। बीच में जो निशान था इसमें वो माइनस का था और 4 कांस्टेंट होने की वजह से साइड में रखा हुआ था मैंने। और इसका जो आंसर आया वो आया e⁻3x/3 और यही आंसर है। मैं सी नहीं लगाऊंगा 5 क्वेश्चन तक, क्योंकि 5 क्वेश्चन तक मैं इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो सी नहीं लगता पहले 5 क्वेश्चन, बाकी इंटीग्रल में सी लगना शुरू हो जाएगा। चलिए ये एक मेथड हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन खत्म होता है। इसमें कुछ डिस्कशन तो नहीं करना अभी भी। सर आपने -4 के लिखा। -4 का, और आप देखेंगे क्वेश्चन में कि -4 ऑलरेडी लिखा हुआ था, है ना। मैंने, जैसे हम जानते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ आते हैं, तो हम कांस्टेंट को साइड में कर देते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशियल कर देते हैं। वही काम यहाँ पर किया था मैंने, -4 को साइड में रख दिया था। इंटीग्रल तो मेरे को सिर्फ इसका करना था, और ऐसा नहीं कि -4 कहीं गायब हो जाएगा। इसका इंटीग्रल यहाँ लिख दूंगा, -4 लिखूंगा ही लिखूंगा, इसका इंटीग्रल यहाँ लगा दूंगा। और -4 क्वेश्चन का ही एक पार्ट था, इसका इंटीग्रल e⁻3x/3 था, तो वो -4/3 मैंने बना दिया। अच्छा सर आपने मतलब डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया ना। बस बस बस, है ना। ये आप क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन तो ये था ना sin 2x -4, तो इसका इंटीग्रल में -4 है, जब मतलब क्वेश्चन का पार्ट है -4, तो -4 तो रहेगा ही, इसका इंटीग्रल यहाँ लग जाएगा। सी नहीं लगाएंगे, है ना, सी नहीं लगाएंगे क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज हो रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर है मेरी बात ये। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिए, मैं इंटीग्रल के फॉर्मूले इस्तेमाल करने वाला हूँ, है ना। और यहाँ से कितना हो गया e⁻3x प्लस का 1, और यहाँ से कितना है dx। बहुत बेसिक रूल्स हैं कि प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग हो जाता है। चलो मैं और थोड़ा सा इसको हल्का सा डीप में कर देता हूँ, dx प्लस इंटीग्रल में 1 dx। 4 को कांस्टेंट को साइड में रखेंगे, e⁻3x इंटू dx इंटीग्रल में 1 dx। 4 तो है ही, e⁻3x का जब हम इंटीग्रल करेंगे ना, तो e⁻3x/3 बनेगा। 1 dx का इंटीग्रल x होता है, और प्लस का c, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है। ये फॉर्मूले थोड़े से आपको लर्न करने होंगे, यहाँ पे अभी आप साइड में देख सकते हो एनसीईआरटी में अपने। बाकी मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले का सेट भी मैं आपके संग एक बार शेयर कर दूंगा कि 1 dx या dx का इंटीग्रल क्या होता है x, है ना। और e⁻3x का इंटीग्रल e⁻3x ही रहेगा, बट 3x का 3 और आएगा डिनोमिनेटर में। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है या आता है, इस बारे में बेसिक कंसेप्ट पता है कि एक बार नीचे सर क्यों। आप वापस समझा दो ना। हाँ चलो, पहले तो एक एक करते हैं, फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं ना, फॉर्मूले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन बना ही रहेगा। यहाँ तक तो देखो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, यहाँ से यहाँ तक ही समझने का काम है ना, बाकी तो क्वेश्चन ही लिखा है। इसके लिए पहले फॉर्मूला समझो कि e⁻x का इंटीग्रल e⁻x प्लस c होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ 1 dx या इंटीग्रल ऑफ dx का आंसर x प्लस c होता है। तो पहले तो ये दो फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये बन जाता है, इसी से इसके फॉर्मूले बने गए हैं, है ना। मगर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बनाएंगे नहीं फॉर्मूले, है ना, टाइम नहीं होता इतना कि फॉर्मूले बनाए इस चीज को। तो पहले बताओ, हाँ यार अब ये बात समझ आई कि x प्लस सी कैसे आ गया, dx का इंटीग्रल x प्लस सी बना दिया, यस सर। ठीक है। फोर तो बाहर था ही। अब e⁻3x का इंटीग्रल e⁻3x होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है। मैं सर समझता हूँ प्लस ये भी तो हुआ ना। हाँ देखो E- c क्या होता है ना, c इसमें भी आएगा, c इससे भी आएगा। तो क्या होता है कि c प्लस हम कई बार कांस्टेंट नहीं लिखते, ये जितनी बार भी कांस्टेंट आएगा ना ऐड होके, उसको केवल फाइनल एक बार c लिख देते हैं, है ना। और हम सब उसको 3 बार इंटीग्रल कर रहे हैं, तो 3 बार इंटीग्रल में हम c नहीं लिखेंगे, यानी कि सारे कांस्टेंट मिलकर के हमने एक c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बार बार c नहीं लिखते, है ना। बात क्लियर है मेरी। यस सर। हाँ जी। अब थोड़ी सी दिक्कत अगर मेरे हिसाब से अगर हो सकती है, तो नीचे वाला थी कैसे आया, ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताओ। नहीं सर ये वाला नहीं है। इसको फिर अलग से समझो, इसको अलग से समझाना पड़ेगा, है ना? मैं कह रहा हूँ मुझे इंटीग्रल में e⁻3x का इंटीग्रल करना है, मगर मेरे पास तो फॉर्मूला सिर्फ इंटीग्रल में e⁻x का है। कभी e⁻4x आएगा, कभी e⁻−x आएगा, कभी कुछ x² आएगा। तो हर चीज के लिए फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते ना, फॉर्मूला तो एक जनरल लिखा जाता है। तो इसका इंटीग्रल करना है, मगर इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला केवल ये वाला है। यानी कि अब मैं इसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करूंगा, उसके लिए लॉजिक बनाना पड़ता है। लॉजिक क्या बनेगा कि जो 3x है उसे t मान लो,
इस 3x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। यहाँ से मैंने dt अपॉन dx करा 3 और x का 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 dx बराबर dt हो गया। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। e की पावर t बन गया और dx क्या हो गया, dt बाई 3 यानी कि 1/3 और dt। हाँ पहले बताइए, बात समझ आई नहीं आई मेरी आपको? सर 3 dx को आपने dt कर दिया, फिर क्या किया आपने? मैं कह रहा हूँ t को मैंने ये 3x माना, ये तो समझ आ गया। तो यहाँ e की पावर क्या बन गया, t बन गया। यस सर। यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, dx की वैल्यू क्या हो गई, dt बाई 3। यस सर। dt बाई 3 थी तो कांस्टेंट है, उसको मैंने इंटीग्रल से बाहर कर दिया। ये क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, 1/3 इंटीग्रल में e की पावर t dt। यस सर, क्योंकि dx dt बाई 3 हो गया ना। हाँ ना, dx क्या हो गया, dt बाई 3 और 3 को कांस्टेंट को मैंने बाहर रख दिया है ना। तो ये क्या बन गया, 1/3 e की पावर t और dt है ना। अब फिर समझना कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx, हाँ ये क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या था, e की पावर x प्लस c, मैंने प्लस सी। बताया था है ना। अब फिर वही वाली बात है, अब x से dx है तो भी आंसर सेम वही आएगा, उसी पैटर्न पे चलेगा। अब यहाँ y dy कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो e की पावर t dt का इंटीग्रल क्या बनेगा, e की पावर t और प्लस का क्या लगा देंगे c की टेंशन लेना ना, ये c जो है मतलब कांस्टेंट है, 3 वगैरह सब c में एडजस्ट हो जाते हैं ना, उसके लिए अलग से नहीं लिखा जाता हर चीज। तो यहाँ से कितना हो गया, 1/3 e की पावर t प्लस c/3, यानी क्या हो गया, 1/3 e की पावर t प्लस c, क्योंकि ये 3 कांस्टेंट के संग एडजस्ट हो गया तो बार बार अलग से नहीं लिखा जाता है ना, सब कुछ कांस्टेंट को सी में एडजस्ट करते चले जाते हैं। हाँ ये बात समझ आई नहीं आई, पहले मैंने आपको ये बताओ यहाँ। हाँ ये विशेष यस पूछना है, सर, 1/3 पूछना भी, कॉमन था, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ये विशेष पूछना तो नहीं आपको, जैसे आ रहा तो कह रहे हैं समझ में आ रहा है इनके, ये बात क्लियर है आपको नहीं। आ गया सर, थोड़ा अब बहुत यहाँ नॉलेज। से 1/3 टी का मतलब कितना हो गया, टी तो मैंने अपनी तरफ से माना था, एक नया वेरिएबल जनरेट किया था, क्वेश्चन तो एक्स के फॉर्मेट में था ना। तो क्या हो गया इसका फाइनली आंसर, 1/3 e की पावर 3x। तो यही कारण है कि e की पावर 3x का इंटीग्रल जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, e की पावर 3x/3, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि डिफरेंशियल क्या करते हैं e की पावर 3x का, e की पावर 3x इंटू 3। डिफरेंशियल में जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रल में वो कांस्टेंट डिवीजन में चला जाता है। ये शॉर्टकट तरीके भी याद रखो है ना, क्योंकि हर बार टी मान के करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे आगे चल के। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि e की पावर 3x का डिफरेंशियल आप जानते हो, अब तो बहुत अच्छे से याद हो गया वो डिफरेंशियल, कि e की पावर 3x का डिफरेंशियल e की पावर 3x इंटू 3। तो e की पावर 3x का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर 3x, जो डिफरेंशियल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है वही कांस्टेंट इंटीग्रल में डिवीजन में चला जाता है। वो तो साइड में था, ये हमारा फाइनल आंसर है और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए ये बात थोड़ी क्लियर है मेरी आपको, तो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। देखिए इंटीग्रल, इंटीग्रल मुश्किल क्यों होता है ना, इंटीग्रल के नाम से किसी पूछोगे तो इंटीग्रल के नाम से थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाते हैं। इंटीग्रल ये नहीं कि इसकी वजह से परेशान होते हैं कि वो टी नीचे क्यों आ गया या सी क्यों लगा दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक दो क्लास में सब सीख जाओगे आप है ना, एक दो क्लास में हैबिचुअल हो जाओगे कि लास्ट में सी लगाना ही लगाना है सब कांस्टेंट मिला करके। और जो डिफरेंशियल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई आता है इंटीग्रल में वो डिवीजन चला जाता है, या टी मान के कर लोगे तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू इंटीग्रल में जब खड़ा होता है कि जब हमारे पास इंटीग्रल तो करना है बट इंटीग्रल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, तो हमें उस क्वेश्चन को पहले मॉडिफाई करके इस फॉर्मेट में लाना होता है कि हम उसके अंदर फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। यही चीज है जो इंटीग्रल को थोड़ा सा मुश्किल बनाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, मैं चाहूंगा इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया जाए, एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² और dx। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे डिफरेंशियल में कोसेंट रूल होता है ना, डिवीजन में इंटीग्रल में कोसेंट रूल होता ही नहीं है। दूसरी बात, डिफरेंशियल में प्रोडक्ट रूल जैसे बहुत आसान होता है, अभी हमने क्वेश्चन किया फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, मगर इंटीग्रल में जो प्रोडक्ट टूल है वो काफी लेंदी होता है और इसको हम 7.6 से पहले कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोडक्ट टूल को मतलब कहीं भी इससे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोडक्ट टूल सुनने में ही थोड़ा सा लेंदी लगता है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अभी शायद कुछ समझ में खास नहीं आया होगा,
और मैंने जो बोला है ये ही प्रोडक्ट रूल होता है इंटीग्रेशन में, है ना। और इंटीग्रल और डिफरेंशियल आपस में इतने मर्ज हैं कि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, है ना। आपके इंटीग्रल में यानी डिफरेंशियल पर कमांड तो होना जरूरी है, जब भी इंटीग्रल को समझ सकते हो। तो यानी कि कंक्लूजन मेरा ये है कि इसे प्रोडक्ट रूल के बारे में नहीं सोचना। 7.6 से पहले में प्रोडक्ट रूल ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे और समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो हम प्रोडक्ट रूल को बाद में बताएंगे। अभी ये बताओ प्रेजेंस ऑफ पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है कि इसका इंटीग्रल कैसे हो सकता है। सर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख देंगे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्स स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करेंगे और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स बन जाएगा। ये इंटीग्रल में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का क्या हो गया, वन डी एक्स हो गया। वन डी एक्स यानी कि एक्स, और सी बार बार नहीं लगाना, एक बार लगाना है, इसलिए सी एक लगा दिया, बात खत्म हो गई। अलग अलग नहीं लगाना है किसी के लिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किससे करेंगे, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से करेंगे। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, ये इंटीग्रल का फॉर्मूला एक्स की पावर एन का। यहाँ पर एक्स की पावर स्क्वायर है तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3, और नीचे भी 2+1 कितना हो गया, 3। और मैंने इसी स्टेप में आंसर को फाइनल कर दिया है, यही इसका आंसर है। चलिए, क्लियर है आपको मेरी बात? ये सर ये आपने ब्रैकेट ही खोला है ना बस बस स्टार्टिंग में? ब्रैकेट ब्रैकेट ही खोला, कुछ नहीं करा इसके अलावा, है ना। यस आसान आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इंटीग्रल में कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और यहाँ से डी एक्स। थोड़ा लॉजिक सीख चुके हो। ए यहाँ से कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का बी इंटीग्रल में एक्स डी एक्स प्लस का सी इंटीग्रल में डी एक्स। ए को साइड में रखूंगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करूंगा वही वाले फॉर्मूले से, तो एक्स क्यूब बाई 3 बन जाएगा। एक्स का इंटीग्रल करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। सी डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है और सी ऑलरेडी है, तो एक छोटा बड़ा सा सी बना दो, उसको हल्का सा और हल्का सा अलग से रिप्रेजेंट कर दो। ये सी तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। ये जो सी है वो मैंने कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रल में सी लगाते हैं लास्ट में, तो मैंने सी को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, अलग से प्लस सी ऐड किया है। ये सब क्वेश्चन का ही पार्ट था। हाँ जी, इसमें कुछ पूछना है क्या सर वाले ये क्वेश्चन में? वाला सी वही हो गया ना, टोटल जो सी? जो लास्ट में लगता है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। इंटीग्रल तो 3 बार हुआ है, ऐसा नहीं कि इसका सी अलग लगाएंगे, इसका सी अलग लगाएंगे, इसका सी अलग लगाएंगे। सारा कांस्टेंट मिलके एक सी लगा देते हैं और वो फाइनल आंसर आपका बन जाता है। हाँ जी, क्लियर है, फिर आगे बढ़ा जाए इस पेज से। यस सर। चलिए अब देखिए, मैं थोड़े से जैसे ना मुश्किल क्वेश्चन लूंगा हल्के से, जिसमें थोड़ा आपको चैलेंजिंग लगेगा, है ना, हल्का सा वो क्वेश्चन लेते हैं। 10th यानी कि कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x, और इसका भी होल स्क्वायर और यहाँ से dx। आइए बताएंगे यार इसका इंटीग्रल कैसे होगा, कैसे स्टार्टिंग करेंगे। इसमें ये यस सर। थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इसका इंटीग्रल कैसे स्टार्टिंग होगा, सर कौन इसमें से। हम रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स को एक ही वेरिएबल से रिप्लेस करके नहीं कर सकते हैं? देखिए, इसका इंटीग्रल करने से पहले मैं इसमें क्या लगाऊंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें कोई दिक्कत खास नहीं होनी चाहिए, dx तो बाहर सबके संग आ ही जाएगा। अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो गया, 1/√x का होल स्क्वायर 1/x हो गया, और इससे ये खत्म हो गया, यानी कि बाहर dx लग गया। इंटीग्रल में क्या बन गया, ये एक्स डी एक्स बन गया। इंटीग्रल में ये 1/x dx बन गया, माइनस का 2 इंटीग्रल में dx बन गया, यानी कि प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग अलग कर देते हैं। एक्स का इंटीग्रल वही एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बना देगा। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। सर इसमें ये एक्स के पास जीरो नहीं हो जाएगा? किसकी बात, किसकी कह रहे हो? नहीं सर, सेकंड वाले में। हाँ, वो स्पेशल केस है ना, वही मैं कह रहा यस हूँ। सर। सर ये एक्स माइनस स्पेशल वन हो जाएगा ये पावर स्पेशल में। केस है। इसका इंटीग्रल अलग तरीके से याद रखा जाता है। एक काम करो, ये बताओ किसका डिफरेंशियल 1/x आता है। लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या सर लिखा लॉग जाता एक्स है, का आता है। 1/x। तो 1/x का जो इंटीग्रल है ना, वो क्या लिखा जाता है, लॉग मॉड एक्स। लॉग नेगेटिव के लिए नहीं डिफाइन होता, इसलिए मॉड लगा देते हैं। और -2, और dx का इंटीग्रल क्या हो गया, x, और प्लस का एक्स c। प्लस सी। बस ये आंसर है। तो ध्यान रखना कि इंटीग्रल में अगर 1/x dx आता है, तो इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए
इसका इंटीग्रल log mod x प्लस c लिखेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें, x की पावर -1 वगैरह कुछ नहीं करना है ना। ये ध्यान रखना है कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रल log x लिखा जाता है। log नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, इसलिए मैं इसमें मॉड लगा देता हूँ। चलिए क्लियर है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? यस सर क्लियर। चलिए ना, जैसे आज की है ना थोड़ा फास्ट ट्रैक वाली है, बाकी डिटेल में करेंगे कि क्वेश्चन वो अलग बात है। अब बताओ कि इसमें से मुझे लगता है तुम्हें जो दिक्कत आएगी क्वेश्चन नंबर 13 में, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 और यहाँ से dx है ना। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 क्योंकि क्वेश्चन रूप तो होता ही नहीं है, यहाँ से एक्स माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 1 और यहाँ से dx। मैं नहीं समझता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ऊपर से x माइनस 1 क्या आ गया, कॉमन। तो ऊपर से जब कॉमन लेंगे x माइनस 1 को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से dx। अब इंटीग्रल करना आपकी रेंज में आ गया है ना। मैं कहा ना कि क्वेश्चन को थोड़ा सोच के करना पड़ता है, हर बार आपके पास फॉर्मूले नहीं होंगे। इसके लिए अगर कहूँ तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन रूप तो इंटीग्रल में होता ही नहीं है ना। अब इंटीग्रल करना बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3, 1 dx का क्या हो गया, एक्स और प्लस का c, और ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। एक बार पूछना तो सर नहीं है आप इसमें? क्वेश्चन दिखा सकते हैं वापस? क्वेश्चन नंबर 13 ये लो, है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। कोई मैंने बहुत ऐसा काम डिफरेंट लेवल का नहीं किया। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 तो सब में से कॉमन आ ही जाता है। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 काट दिया, क्या बन यस गया, सर, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 1। वन। उसका इंटीग्रल तो आप जानते हो, एक्स स्क्वायर का वही एक्स ओके की सर ठीक हो है गया समझ ना। गए। चलिए मैं क्या ना, जैसे आज फास्ट ट्रैक वाला थोड़ा सा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिक्कत आएगी 19 में, है ना। मुश्किल ये भी सर नहीं है, उसके लिए भी नहीं है, बस थोड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर सर एक्स। हाँ जी, कुछ कह रहे थे, बताओ। सर मैं ये पूछा तो 1/x² का क्या होगा? चलो उसका उसको उसी तरह से करेंगे। अगर 1/x² है तो इसको x की पावर क्या करेंगे, -2 करेंगे। केवल 1/x एक स्पेशल केस है, उसका x की पावर -1 नहीं करते, ओके है ना। सर। वो इसी तरह से होना है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -2 + 1 यानी कि -1, नीचे -1 यानी कि -1/x प्लस c। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए अलग से लिख देता हूँ। इसका इंटीग्रल यही आने वाला है, प्लस ये लगा। इसमें देखिए फिर वही वाली बात है, क्वेश्चन रूल तो होता ही नहीं है। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर एक्स। सेक कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1/sin स्क्वायर एक्स। फर्स्ट 4 और सेकंड थर्ड, यहाँ से कितना हो गया, साइन स्क्वायर टेन एक्स, स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स और dx। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बना दिया इसने, tan स्क्वायर एक्स dx। अगर फॉर्मूले की बात जैसे कह रहा हूँ, थोड़ा याद करने पड़ेंगे। इंटीग्रल में tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं। इंटीग्रल में जो फॉर्मूला मिलेगा ना आपको, वो सेक स्क्वायर एक्स dx का मिलेगा। और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो tan x प्लस c। ये फॉर्मूले में साइड में लिखते जाता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले से ही दिमाग चलता है ना, लॉजिक फॉर्मूले से ही सर बनता है टेन सारा। स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्यों नहीं है वैसे? tan स्क्वायर एक्स का, क्योंकि किसका डिफरेंशियल tan स्क्वायर एक्स लिखोगे आप, आता है ना। भी किसका डिफरेंशियल tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूले क्या है, लिमिटेड बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसका इंटीग्रल नहीं होगा, मगर इसका इंटीग्रल थोड़ा ट्रिक से होगा। यानी क्या लिखेंगे इसे हम, sec स्क्वायर x -1 × dx। अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल में sec सर स्क्वायर ये x क्या हमने हो गया, आइडेंटिटी लगा दी ना। बस tan x -x और प्लस का क्या हो गया c। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले तो ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, मतलब हर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ जाएगा ऐसे तो क्या होता है, फॉर्मूले लिमिटेड होते हैं। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + n स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स जब 1 + n स्क्वायर एक्स तो tan स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस यस माइनस का सर। इंटीग्रल अलग अलग कर दिया, तो आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, विशेष कुछ यस पूछना तो सर। नहीं है आपको। ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, 10th क्लास की जो आइडेंटिटी है ना। तो ये सोचना पड़ता है कि कैसे करें, क्योंकि ऐसे तो हर क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो वही तो बहुत मुश्किल है ना। ऐसे तो 500 क्वेश्चन है, सपोज करो इंटीग्रल के एनसीईआरटी में अगर हम बात करें लगभग,
तो 500 फॉर्मूले थोड़ी कोई भी स्टूडेंट रन करेगा। फॉर्मूले लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। 2 माइनस 3 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। कोई अपना सजेशन देंगे कि इसमें हमने कहा क्वेश्चन टूल तो होता ही नहीं है। अब क्या करने वाला हूँ, इस कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे शिफ्ट करने वाला हूँ ना। फॉर्मूले एक बार थोड़े से लर्न हो तो और आसान हो जाएगा। तो मैं शेयर कर दूंगा, इसलिए शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि एकदम लर्न भी नहीं होंगे। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 3 साइड में रखा, यहाँ से क्या हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ एक से बार सर आप dx। क्वेश्चन दिखा सकते हो वापस? यहाँ से 2 रखेंगे, हाँ एक ऊपर लिख दूं जरा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना दिया इसने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 3, और यहाँ से कितना हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इंटू में कितना हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स और डी एक्स, टू इंटीग्रल में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का 3, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स और डी एक्स। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल है ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन एक्स होता है, और 3 सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट फॉर्मूला है सेक एक्स, और प्लस का सी। ये फॉर्मूला मैंने एक बार लिख देता हूँ, फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर, इस सेक ये आप करके लिख रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है टेन एक्स। इसी तरीके से सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इसका आंसर आएगा सेक एक्स, सी तो लगाते है ना। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन अपनी बुक में भी देख सकते हो कि 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने कहा कि क्वेश्चन टू तो होता ही नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे मैं शिफ्ट यस कर सर, आपने सेपरेट कर दिया ना, था। दोनों के नीचे मैंने सेपरेट कर दिया। यस 2 सर। अपॉन 2 को बाहर रखा, इसको सेक स्क्वायर एक्स बना दिया। मगर फिर यहाँ क्वेश्चन टू नहीं देख सकता, क्वेश्चन टू तो होता ही नहीं है। फिर इसके लिए मैंने दिमाग लगाया कि कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको बना दिया सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है। सेक एक्स का डिफरेंशियल अगर आपको याद हो सेक एक्स टेन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यस सेक सर। स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स हो गया। बाकी तो फॉर्मेलिटी थी, सी लगाना भी एक फॉर्मेलिटी थी। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर मेरे पास आ चुका है। हाँ जी, विशेष समझ में आ रहा है आपके लॉजिक इंटीग्रल का? हाँ जी सर। चलिए है ना, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ थोड़े से मैंने टिपिकल वाले क्वेश्चन लिए थे ना, फिर इस एक्सरसाइज में से कोई और ऐसे पूछना चाहते हो तो बताओ, बाकी और थोड़े से मुझे लग रहा है इजी हैं, ट्राई किए जा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक्सरसाइज और का आपको लॉजिक थोड़ा सा समझा देता हूँ। 7.2, तो दो एक्सरसाइज और 7.2 के जैसे 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 हम थोड़ा आगे चलेंगे क्वेश्चन थोड़े से यूनिक होते चले जाएंगे। मतलब यूनिक मतलब शायद अपने आप ना सोच पाओ, है ना, थोड़ा सा पर्टिकुलर एक स्टेप्स होते हैं हमको वो फॉलो करने होते हैं हमें, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा, फंस ही आएगा। मतलब आप कहीं भी लाके छोड़ दो और फिर फॉर्मूला ही नहीं है उसके लिए आपके पास, तो करोगे क्या, है ना। तो इसलिए जो भी स्टेप लिए जाते हैं वो सोच समझ के लिए जाते हैं कि हम ऐसी जगह ले आए क्वेश्चन को जहां हम फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई कर सकें। तो इस एक्सरसाइज में से कुछ और डिस्कस करना चाहते हो क्या? हाँ जी, कोई और पर्टिकुलर कोई ऐसा क्वेश्चन जैसा कभी किया हो स्कूल वगैरह में नहीं निकला हो तो बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं अगली एक्सरसाइज से कुछ सर क्वेश्चन एक आगे। बार पहले ना खुद ट्राई करूंगा फिर बता दूंगा। चलो फिर तो आ जाते हैं, देखिए हम 7.2 पर, है ना। देखिए एक्सरसाइज 7.2, पेज निकाल देना 304। मैं सोच रहा हूँ इसके भी एकदम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी ना कराए जाएं, अभी एक 17 पेज तक के क्वेश्चन डिस्कस करें, इसको आप रिवाइज करें, फॉर्मूले का सेट में शेयर करूँगा, फॉर्मूले लर्न करें, तब ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। एकदम शायद नहीं समझ में आएगा इतनी जल्दी, है ना। ये जो एक्सरसाइज है 7.2, मेन जो ये डेडिकेटेड है वो है सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये जो एक्सरसाइज मेन डेडिकेटेड है आपकी सब्स्टिट्यूशन के लिए। सब्स्टिट्यूशन क्या है, पहले क्वेश्चन से आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देना। कई बार इन्होंने अब जैसे ऐसे लिखना छोड़ दिया है, इससे पहले देखेंगे ना, इससे पहले एक्सरसाइज में देखेंगे इन्होंने आपको हिंट दे दी भाई क्वेश्चन का प्रॉपर फॉर्मेट ये होता है, इंटीग्रल का निशान dx, है ना। मगर इन्होंने अब थोड़ा सा अपना टाइम टाइपिंग के लिए बचाया और बस यहाँ इंडिकेट करके छोड़ दिया, है ना। इंडिकेट करके छोड़ने का मतलब ये है
कि आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है। इंटीग्रल का निशान लगाना है, 2x लिखना है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है और यहाँ पर dx लिखना है। यानी कि अब हम क्वेश्चन के बारे में थिंकिंग डेवलप करेंगे कि भाई इसको कैसे करना है। और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंटीग्रल में क्वेश्चन टूल होता नहीं है, प्रोडक्ट टूल लेंदी होता है। 7.6 एक्सरसाइज से पहले हम कहीं भी प्रोडक्ट टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना, 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। इसमें भी जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज में भी, और खासतौर से जो अगली एक्सरसाइज है 7.3 2 sin a sin b 2 cos a cos b cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी होती हैं, sin 2 थीटा की 2 आइडेंटिटी होती हैं, ये sin c प्लस sin d, मतलब कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है अगले एक्सरसाइज में। तो 11 के अगर फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के नहीं लर्न हैं तो एक बार रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना। अगर फॉर्मूले का सेट नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आपके नंबर पर शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप अच्छे देख सकते हो, मतलब रिपीट करोगे तो उससे याद हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की है, तो इसमें हम टी मान के करते हैं ना, लेट करते हैं, यानी कि पुट करेंगे अपनी तरफ से या लेट करेंगे टी, और टी किसको मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टी किसको मानने हैं इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इसमें। मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा डी टी अपॉन डी एक्स। देखो अब दोनों चीज साथ साथ चलेंगी, इधर डिफरेंशियल चलेगा इधर इंटीग्रल चलेगा। डिफरेंशियल आप जानते हो टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। हाँ ये बताएंगे इसका आंसर क्या होगा जरा फास्ट स्पीड से, इसका डिफरेंशियल करके बताओ क्या आंसर लिखेंगे हम। सर 2x होगा। है ना, 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया ये 2x। सर वही 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x dx क्या बना देगा इसको dt। अब देखना क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सर्किल लगा रहा हूँ मैं समझाने के लिए। यहाँ भी देखो 2x dx है, वहां भी 2x dx है, इंटीग्रल इधर चलेगा, राइट हैंड में डिफरेंशियल करूंगा हमेशा। 2x dx ने क्या बना दिया इसको dt, dt। और डिफरेंशियल हो इंटीग्रल हो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल करते हैं। dt आ गया तो x नहीं चलेगा, x गायब होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, यानी कि पूरा पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, और क्वेश्चन ही चेंज नहीं हुआ आंसर भी आ गया। सर इसमें log t log हो गया mod ना। t प्लस c, मगर t तो हमने अपनी तरफ से जनरेट किया था, तो t की वैल्यू 1 क्या प्लस लगेगी एक्स वापस स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, इधर डिफरेंशियल किया आंसर ये मेरा फाइनल आ चुका है। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है विशेष आपको इसमें। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ मैं कह रहा, हाँ मैंने इसमें यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, डी टी अपॉन डी एक्स, 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया कांस्टेंट की वजह से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x dx ने इसने dt बना दिया, यानी कि पूरा का पूरा ऊपर न्यूमरेटर एडजस्ट होकर dx 2x dx ने dt बना दिया, नीचे t आ गया क्योंकि dt आ चुका है ना, तो दूसरा वेरिएबल नहीं चलेगा। कांस्टेंट की हमें टेंशन नहीं होती, कांस्टेंट तो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। तो dt आ चुका है तो अब x नहीं चलेगा क्वेश्चन में, x को हटाया, और कैसे हटाया, जो हमने माना है उसी को हटाएंगे, ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वापस हमने t लगा दिया। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि समझाने का काम तो यहीं तक है। हाँ जी सर। dt dx अपॉन एक्स लॉग मॉड x होता है, तो dt बटे t लॉग मॉड t हो गया, t की वैल्यू लगा दी और आंसर भी आ गया। बात खत्म है मेरी, क्लियर है। सर एक सेकंड, हमने dt के नीचे t क्यों लगाया? हाँ बताओ, तुम बताओ कहाँ लगेगा। देखो 2x dx तो dt बना है ना, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, नीचे था ना डिनोमिनेटर में, तो नीचे तो आएगा अच्छा t। सर 2x dx इक्वल टू dt को हमने लगा दिया ना उधर। वो तो यहाँ लगा दिया, हाँ ये जी चीज में सर, क्या, समझ गया। ठीक हाँ है। जी सर। चलो, जैसे dx अपॉन एक्स लॉग मॉड x होता है, ऐसे dt अपॉन t लॉग मॉड t बनाता है ना, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, और जैसे कहा मैं 17 तक का टारगेट रखूंगा, बहुत सारे एक साथ आज नहीं कराऊंगा, कोई फायदा नहीं है उसका। क्वेश्चन टूल होता नहीं है, टी हमने मानना है, टी थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा कि किसको टी मानना है, हम करते रहते हैं इसलिए हमें देखते ही पता चल जाता है। डी टी अपॉन डी एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 अपॉन एक्स, समझना बहुत आराम से कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या बना देगा डी टी, और इधर मैंने कहा डिफरेंशियल करूंगा इधर इंटीग्रल को हो जाएगा। यहाँ से देखना डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से देखना डी एक्स अपॉन एक्स ने क्या बना दिया इसको डी टी बना दिया। अब डी टी और ध्यान रखना, ये डी एक्स डी वाई डी टी कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आते, ये हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेंगे। लॉग एक्स को हमने टी माना है, यहाँ से टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी हो गया, टी स्क्वायर का जब हम इंटीग्रल टी करेंगे क्यूब अपॉन तो 3। टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी हो जाएगा,
टी क्या है, टी हमारे पास कितना है, log x है, log x का होल क्यूब और प्लस का c है, ये आंसर आ गया। तो आंसर बिल्कुल आते आ रहे हैं, आंसर मतलब ज्यादा टाइम लगता, बस सही सही तरीका पता होना चाहिए ना। और प्लस सी, यानी कि इस जो प्लस सी है ना, इसको क्या कहते हैं हम, इनडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है मेन, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक होता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल के जो आंसर अभी आगे आएगा, डेफिनिट इंटीग्रल अभी नहीं है, डेफिनिट इंटीग्रल 7.8 से स्टार्ट होता है। डेफिनिट इंटीग्रल का आंसर पीछे से बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल का आंसर प्लस सी होने की वजह से, या कई बार डिफरेंट तरीके से लिखे होते हैं आंसर, गलत नहीं होते, आंसर ये भी ठीक है। सपोज करो कुछ हल्का सा फॉर्मेट चेंज करके भी लिख दो, थी का एलसीएम ले लिया, या थी को किस कांस्टेंट के संग एडजस्ट कर दिया, या थी से मल्टीप्लाई कर, मतलब कोई ये मत समझना कि कुछ गलत आंसर आ गया, है ना। आंसर ये भी ठीक है, और सपोज करो कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके दिया हुआ है पीछे, तो आंसर तो क्या एज इट इज है। मैं एग्जाम्पल के तरह बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चनों को करने के दो दो तरीके भी होते हैं, हमने किसी और तरीके से सोचा, इन्होंने आंसर पीछे किसी और तरीके से दे रखा है, तो गलत कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। 1/x प्लस का कितना है, x log x और यहाँ से dx, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले मैं नीचे से x को कॉमन लूंगा, और फिर ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 1 प्लस log x और यहाँ से dx। फिर वन अब मैं प्लस लॉग एक्स नेट, को टी कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 प्लस log x को t मानेंगे, यहाँ से dt अपॉन dx करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, इधर डिफरेंस चल रहा है, ध्यान रखना, इधर log x का 1 अपॉन x होगा, दोनों चीज दोनों तरफ प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, होता है। तो अगर तुम इसको देखोगे ना, तो 1/x dx, है ना, जब dx इधर जाएगा ना, तो 1/x dx क्या बना देगा, dt। अब देखो वापस क्वेश्चन इंटीग्रल पे आ गया, 1/x dx ने यहाँ से मिलके सर क्या बना डी टी दिया, इसको अपॉन टी हो dt, गया। dt अपॉन t हो गया, यानी कि log mod लॉग t टी। हो गया। log mod t का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस यहाँ से log x और प्लस का c हो गया, और यही हमारा फिर वापस आंसर आ गया, है ना। चलिए, कुछ विशेष पूछना तो नहीं था इसमें कुछ भी। नो सर। चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा से एक आध थोड़ा सा ट्रिकल ले रहा हूँ, वैसे ऐसे कोई खास बात है नहीं, फिर भी चलो मैं 9th वाला ले रहा हूँ। 9th वाला कुछ क्वेश्चन देखो मैं इस तरह के भी ले रहा हूँ जिसमें आप खुद भी सोच सको, जरा गैस करना कि प्रोडक्ट रूल में अभी आपको कह रहा हूँ 7.6 से पहले नहीं लगाऊंगा। और ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, मेनली सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन वाले मतलब यानी कि टी मानने वाला हूँ, सही टी मानोगे 2 मिनट के अंदर आंसर निकल के आ जाएगा। बताएंगे ना किसको टी मानने वाला हूँ। सर 4x+2 को। x² प्लस x प्लस 1 को टी मानने वाला हूँ। यहाँ से मैंने डी टी अपॉन डी एक्स किया, तो यहाँ से 2x प्लस 1 बना दिया, यानी कि 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स ने क्या बना दिया, इसको डी टी। अब मैंने क्यों माना था, इसका रीजन देखो, यहाँ से अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सर से टू 2 एक्स कॉमन प्लस आ वन रहा था। इंटू टू ले लेंगे तो ना। यहाँ से 2x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर क्या है, x² प्लस x प्लस 1 और यहाँ से dx। और आप देखना, ये चीज अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना दी, dt बना दी। 2 इंटीग्रल में dt हो गया, और अंडर रूट के अंदर t हो गया। 2 तो बाहर है ही, अंडर रूट t का इंटीग्रल वही n वाले फॉर्मूले से, है ना, 1/2 प्लस 1, है ना, 1/2 तो होता है इंटीग्रल मतलब, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, और नीचे भी कितना आ गया, 3/2 प्लस का c लग जाएगा। 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 4/3, टी की पावर कितना बन जाएगा, 3/2 प्लस का c, यानी कि 4/3 तो है ही। टी का मतलब क्या हो गया, x² प्लस x प्लस 1 होल की पावर 3/2 प्लस का c। और ये फाइनल आंसर आ गया है। सही बात थी कि बस इसको किसको टी मानना था, इसको टी मानूंगा तो ये एडजस्ट हो गया, वरना एडजस्टमेंट नहीं होता, नहीं होता तो फिर आप क्या करते, क्वेश्चन को बहुत मुश्किल बना लेते अपने लिए। और हो सकता है कि आंसर आपसे आता ही नहीं, कई बार फॉर्मूले बनते ही नहीं है, तो फॉर्मूला अब करोगे क्या, फंस जाओगे आगे जा करके, आंसर होता निकले ही ना, गलत की भी छोड़ो, निकलता ही नहीं कई बार आंसर। हाँ जी, विशेष क्लियर है, आपको समझ में आया है कि मैंने क्यों कैसे करा इस क्वेश्चन को। हाँ जी सर। चलिए अब आते हैं थोड़ा और वैरायटी पर, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। यहाँ पर है x³ - 1, लाइन खींचता हूँ, 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 और dx, है ना। ये बात बार बार रिपीट करता हूँ कि प्रोडक्ट रूल के बारे में अभी ना सोचें, क्वेश्चन 2 होता ही नहीं है।
देखिए यहाँ मेरा तरीका होगा x³ माइनस 1 को t मानना। यहाँ से जब मैं इसको dt अपॉन dx करूंगा तो x³ का बनेगा 3x²। 3 तो यहाँ है नहीं, यानी कि x² dx को एडजस्ट करूंगा तो ये 1/3 dt बनाएगा। ये डिफरेंशियल इधर समझ में आ गया होगा, इधर डिफरेंशियल इधर इंटीग्रल। x³ माइनस 1 को मैंने t माना है तो t की पावर क्या हो गया 1/3। मगर एडजस्ट तो केवल x² हो सकता है, यहाँ तो x5 है तो x5 को क्या लिखने वाला हूँ मैं, x³ इंटू x² और dx। ये जो x² dx है यहाँ से 1/3 dt बनाएगा, तो 1/3 dt बनने की वजह से 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा। यहाँ से t की पावर 1/3 है और मैं यहाँ लिख दिया x, यानी कि मैंने इसको एडजस्ट करके क्या लिख दिया 1/3 dt। मगर जब dt आ चुका है तो x³ नहीं चलेगा, x³ हटेगा। x³ यहाँ से देख सकते हो हट के क्या बन जाएगा t+1। यहाँ से देखोगे x³ क्या बन गया, यानी कि 1/3 t की पावर 1/3, x³ ने क्या बना दिया t+1 और यहाँ से dt। अब ये क्वेश्चन आपकी रेंज में आ गया है, रेंज मतलब अब इसमें कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। t की पावर 1/3 दोनों के संग जाएगा तो 1 + 1/3 क्या बना देगा 4/3। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 1/3 और यहाँ से dt। 1/3 तो बाहर है ही, t की पावर 4/3 का जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो 4/3 + 1 यानी कि 7/3। नीचे 7/3 मगर बाहर ऊपर आके क्या हो जाएगा 3/7। 1 + 1/3 यानी क्या बनाएगा 4/3, नीचे 4/3 यानी कि ऊपर आके क्या हो जाएगा 3/4 और प्लस का c लगाना एक फॉर्मेलिटी है। 1/3 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, 3 से 3 कटेगा 1/7। t की पावर कितना हो गया यहाँ पर 7/3, ये 3 से 3 कटेगा 1/4। t की पावर कितना हो गया 4/3 प्लस का c, फिर यहाँ से 1/7, यानी कि t की वैल्यू जब लगाऊंगा x³ माइनस 1, यहाँ से कितना हो गया 7/3 1/4, फिर t की वैल्यू लगाऊंगा x³ माइनस 1 4/3 प्लस का c। मेन बात होती है इस इंटीग्रल के निशान को हटाने की, और इंटीग्रल का निशान प्रॉपर किसी लॉजिक से हटेगा, प्रॉपर किसी फॉर्मूले से हटेगा, ऐसे अपने आप हम कुछ नहीं हटा सकते। इंटीग्रल का निशान इस स्टेप में हट गया था तो यानी कि क्वेश्चन तो लॉजिकली खत्म हो चुका है, बाकी की तो फॉर्मेलिटी रह आती हैं, क्योंकि टी तो हमने अपनी तरफ से एक वेरिएबल जनरेट किया था, तो टी को वापस रिप्लेस करेंगे x³ माइनस 1 से और आंसर फाइनल आ चुका है। हाँ जी, आप दोनों को क्लियर है ये बात मेरी? हाँ जी सर। यस सर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ले लेता हूँ मैं। एक 15 तो या आपकी कोई चॉइस हो तो वो भी बता सकते हो, वो भी कर देंगे, जो आपको होगी वो आप। 9 - 4x² और dx। t किसका मानने वाला हूँ 9 - 4x², डिनोमिनेटर को t मानना हूँ। यहाँ से dt अपॉन dx करेंगे, 9 का 0 हो जाएगा, -4 साइड में रखेंगे, x² का 2x हो जाएगा, तो -8x इंटू डी एक्स बराबर dt बनाएगा। यहाँ से x dx क्या बनाएगा एक तरीके से -1/8 dt। ये जो x dx है इसने बना दिया -1/8, यहाँ से dt बना दिया, और ये t है तो t डिनोमिनेटर में ही आएगा। अब तो कई बार ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो चुका है, -1/8 यहाँ से log mod t प्लस का c, यानी कि -1/8 log mod t। t का मतलब क्या हो गया 9 - 4x² प्लस का c, और ये आंसर कंप्लीट भी हो गया। तो इजी है, लेकिन यहाँ दिक्कत भी नहीं है, मगर वही है ना, हर क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा इंटीग्रल में। जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको ज्यादा ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि सोचना पड़ेगा क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है बस फॉर्मूले लग गए और फटाफट फटाफट लगाया फॉर्मूला और आंसर आ गया। यही चीजें थोड़ा सा जो इंटीग्रल को कहने बार बार मुश्किल बनाती है। इसमें भी हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो किसको टी मानेंगे, यही मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो टी किसको माना मैंने यहाँ पर x², तो इसका जब मैं डिफरेंशियल करूंगा dt अपॉन dx तो कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 2x dx क्या बना देगा इसको dt, यानी कि जब x dx बनाएगा तो हाफ ऑफ dt। ये जो x dx है एडजस्ट हुआ यहाँ से, हाफ dt बनाया, हाफ dt का मतलब हाफ बाहर, ऊपर dt, मगर नीचे क्या हो गया e की पावर t, क्योंकि x² को मैंने t माना है। अब मैं e की पावर
नीचे वाले टी को e की पावर माइनस टी और dt लिख सकता हूँ। f करके मैंने फॉर्मूला बताया था कि e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस c ही रहता है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, मगर यहाँ एक दिक्कत है कि माइनस टी है, तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रल e की पावर माइनस टी रहेगा, बट माइनस टी का अगर डिफरेंशियल करते माइनस एक्स का तो माइनस वन आता, मगर माइनस वन डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रल में वो डिवीजन में आता है, और प्लस का से ये जो फाइनली क्या बना देगा माइनस वन बाई टू ए की पावर माइनस टी प्लस का से माइनस वन बाई टू ए की पावर माइनस टी, टी का मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस का से, और इसके साथ ही फाइनल आंसर आ चुका है। ध्यान रखना e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल अगर करते तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, e की पावर माइनस एक्स का अगर मैं इंटीग्रल करता तो e की पावर एक्स माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स का माइनस वन वो डिनोमिनेटर में आएगा, और माइनस वन तो चाहे डिनोमिनेटर में लिख दो या न्यूमिनेटर में, तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस का निशान तो ऊपर ही लगाएंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट मेरे पास आंसर आ चुका है, कंप्लीट हो गया इसका आंसर। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें अभी भी? सर नीचे -1 का रीजन समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। उसके लिए फिर अलग से समझना होगा इस क्वेश्चन को। उसके लिए ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन है e की पावर माइनस एक्स का हमें इंटीग्रल अलग से करना है, मगर हमारे पास f करके जो फॉर्मूला है वो e की पावर x dx का है, तो ये तो पता है कि e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस c होता है, मगर हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं है। नहीं है फॉर्मूला तो हम इसको t मानेंगे, मगर वही वाली बात है ना कि हर बार अगर इतना लेंदी करेंगे तो क्वेश्चन कितना लेंदी जाएगा, है ना। समझने के लिए फिर ये तरीका है मेरे पास कि t क्या मानेंगे माइनस एक्स को, यहाँ से dt अपॉन डी एक्स क्या करेंगे माइनस वन, तो यहाँ से माइनस डी अच्छा एक्स सर, बराबर समझ क्या हो जाएगा गया। dt। अब आप समझ ही गए हो, और फिर भी जब इतना आएंगे हम नजदीक तो e की पावर टी हो गया, dx बराबर क्या हो गया माइनस dt, तो माइनस बाहर रखा और dt कर दिया। अब देखो फॉर्मूला तुम्हारे पास सेम आ गया, यानी क्या हो गया माइनस e की पावर टी का इंटीग्रल e की पावर टी प्लस का से, और t की वैल्यू लगाएंगे, t क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस से। अब मेरे को दो तीन स्टेप बढ़ाने पड़े, आंसर अल्टीमेटली वही आया, क्योंकि माइनस वन ऊपर जाके माइनस वन ही बनेगा, यानी कि आंसर वही आएगा, है ना। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स कहता है, बट माइनस एक्स का माइनस वन जो डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में बनता है वो इंटीग्रल में डिवीजन में आ जाता है। ये शॉर्टकट तरीके हैं, सीखने पड़ते हैं शॉर्टकट तरीके भी, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी भी होने वाले हैं आगे चलते हैं। हाँ जी, बात थोड़ी क्लियर है मेरे को कैसे आ गया था माइनस वन नीचे। हाँ हाँ जी सर। चलिए, अब आपकी चॉइस पे कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे, नहीं तो आप इनको पहले अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मेन क्लास में तो पूरा एक एक कराना ही है, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, जैसे आप देखेंगे 39 क्वेश्चन है ना, तो मतलब प्रॉपर टाइम लगता है इंटीग्रल कराने में। तो अभी जैसे आपकी चॉइस पर हमने थोड़ा स्टार्ट किया इंटीग्रल यहाँ पर अलग से, तो अभी कोई पूछना है तो आप बताओ, नहीं तो स्कूल के संग जो भी कर रहे हो करते रहो, जो भी आपके डिफिकल्टीज आए तो उसको एक अलग से क्लास लेकर के ना थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है वो करा दिया करेंगे आप, है ना। तो अभी कुछ पूछना है कि इस एक्सरसाइज में से, या कोई अपनी चॉइस पर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो अभी तो नहीं है सर। चलिए ना, फिर तो क्लास को यहीं पर ही हम एंड कर रहे हैं, सर करते अब आप रहना। ये नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे? हाँ, नेक्स्ट क्लास का भी मैं आपको मैसेज डालूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास तो होती है मेरी, अगर वही है कि उसमें वहां पर तो पिच पिच हो जाएगी बहुत ज्यादा, अगर सबके संग रख दिया ना तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो एक ही सर ऑप्शन कल है। ट्यूशन नहीं है क्या? हम्म। सर कल तो मंडे है ना, कल तो रेगुलर ट्यूशन होगी। हाँ, नहीं ये उसकी बात कर रहे हैं इंटीग्रल के लिए ना, एक्चुअली वहां तो मैक्सिमम मिनिमा चल रहा है ना, वो तो मैक्सिमम मिनिमा कर ही रहे हैं हम, है ना, उसके अलावा और भी चीजें बट सर वो छूटती तो हैं। खत्म नहीं होने वाला, मिसलेनियस ही तो बची है। हाँ, मिसलेनियस है, मगर एक्चुअली जैसे 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन छोड़ रखे हैं हमने, 13 से स्टार्टिंग कराया था ना मैक्सिमम मिनिमा के, और कुछ हाँ जी क्वेश्चन सर, क्वेश्चन मिसलेनियस नंबर थे, 8 है ना। हम करवाया मतलब था थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट। अभी, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, हम मतलब ये नहीं कह सकते कि एक क्लास में खत्म हो जाएगा अभी, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें जरा, क्योंकि उसमें ना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का टॉपिक भी अभी अलग से आने वाला है, तो वो रहता है अभी, है ना। तो चलो फिर आराम में आपके संग जो भी है, फिर अलग से आप अपने डाउट्स इकट्ठे करो पहले तो, है ना, डाउट्स इकट्ठे करो, फिर मैं आपको जो है अलग से जो है क्लास लेकर के वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, जो भी डाउट्स होंगे, क्योंकि एक एक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, आप एक सर करते रहो। हमारे स्कूल में भी अभी स्टार्ट हुआ है, पता नहीं सर कैसे होगा चार। अच्छा अच्छा, चलो स्कूल के संग करते रहो, है ना,
इसको रिविजन करते रहो। ये लॉजिक तो थोड़ा समझ में आ ही गया, फॉर्मूले में शेयर कर दूंगा, यस करते रहो। फिर बीच में रख कर ना तुम्हारी हाथ में रख दूंगा, जब भी आऊंगा तो तुम्हारी क्लास लेकर के मैं तुम्हें जो भी डाउट्स होंगे वो तो क्लियर कर ही दूंगा। डाउट्स या में फिर दिक्कत सर नहीं है। आप ना ये 6 बजे के बाद करवा दीजिएगा। हाँ ऐसा कर लेंगे, चलो है ना, ऐसा कर लेंगे कि 6 बजे के बाद जो है ना थोड़ा सा टाइम लेकर के जो भी डाउट्स समझ में आने वो क्लियर करें। हाँ ये बात सही, ज़्यादा ये ज़्यादा बेटर है, यस सर, क्योंकि सर क्योंकि आप कई फिर बार मैं आगे रात को पढ़ा भी भी काफ़ी लेट हो लोगे। जाता हूँ आने में, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई मैं रात को 9:30-10 बजे, तो वही खाना वाना खाओ, वो है ना रूटीन थोड़ा लेट हो जाता है काफ़ी। यस सर। वो मैं करा दूंगा, है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अपने इकट्ठे करते रहो, बस मेरे को एक बार हिंट बता देना क्लास से एंड होने से पहले कि सर इंटीग्रल के मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी कहोगे वो सारे करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है ओके ना। सर। तो बुक अपने पास है ना, कई बार बुक जैसे सपोज करो इनको जाना होता है ना, तो मेरे को बुक को मतलब बुक से अपने का फोटो क्लिक करके मेरे को सेंड कर दोगे, यस सर, मैं बुक तो कोशिश थी करा। सर, वो बस अभी ना मिल नहीं रही थी। हाँ हाँ, तो वो जरूर है ना। चलिए कोई दिक्कत है तो डिस्कस करेंगे अभी, और नहीं तो फिर क्लास में ही पर एंड करेंगे है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। ओके। एक सर जो आप ये डिफरेंशिएबिलिटी क्वांटिटी का टेस्ट बोल रहे थे, वो कब है? हाँ वो मैं रखने वाला हूँ एक्चुअली ना, मैं सोच रहा हूँ एग्जाम मिनिमा के जो कुछ क्वेश्चन और रहते हैं मिसलेनियस के 8 क्वेश्चन, बस इसको और कंप्लीट करा दूँ, फिर इसी का टेस्ट रखेंगे हम पहले, है ना। बाकी चीज़ों को बाद में रखेंगे, टेस्ट में जो एओडी की बाद में कराएंगे, मतलब टेस्ट जो रखेंगे मैक्सिमम मिनिमा और जो भी हमने अब तक कराया है वो सारा रखेंगे, है ना। तो मैं इसका मैसेज बहुत जल्दी आपको लिखता हूँ, कल या परसों में जैसे खत्म होता है, कल खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद बहुत जल्दी इसको टेस्ट में रखने वाले, मतलब मैसेज डाल दूंगा। एक बार देख लेता हूँ, एक पहले खत्म हो जाएगा ना मैक्सिमम मिनिमा, बाकी चीजें चलाते रहेंगे, और भी इसका बीच में टेस्ट भी रखेंगे इसका ना, जो भी हमने अब ओके तक। सर। चलिए ठीक ठीक है, ओके। थैंक यू सर। वेलकम जी।